डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज विदाउट ओपनिंग लेजर अकाउंट्स। तो डायरेक्टली कैसे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, मेरे पास लेजर नहीं है, तो अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, X, Y and Z were carrying on business. They share profits and losses in the ratio of 5:3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2010 was as under. On the liability side, check which liability is your internal and which liability is your external. तो सबसे पहले दिया है sundry creditors. Yes, it is our external liability. Wise loan, wise partner. तो wise loan becomes internal liability. Reserve fund, that means it is undistributed profit. Profit कभी भी distribute किया जाता है amongst partners. That means it is our internal liability. Then capital accounts, it obvious है कि ये partners के account है. That means it is our internal liability. Then on the asset side, plant and machinery, investment, stock, debtors, less RDD, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जब हमें दोनों अकाउंट दिए जाते हैं तो हम इनमें से दोनों अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। जब कैश भी दिया है, बैंक भी दिया है, तो हम ओपन करते हैं हमेशा बैंक अकाउंट। तो ये कैश का बैलेंस हम कहाँ क्या करते हैं, कैश के बैलेंस का, तो हम ये कैश बैलेंस भी ट्रांसफर करते हैं इन बैंक अकाउंट। इसके पीछे लॉजिक इज, जो भी कैश इन हैंड है, जो भी फर्म के कैश बॉक्स में कैश है, at the time of dissolution this cash is deposited in bank। तो हमें लेजर का अकाउंट ओपन नहीं करना है, बट इसको हमें कहीं ना कहीं यूज तो करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज में। तो हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स। आपको नीचे एडजस्टमेंट दी है। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स। Then the plant and machinery was taken over by Mr. X at book value. Sundry creditors and Mr. Loan, Wise Loan were paid in full. Realization expenses incurred ₹1000. Pass necessary journal entries. तो ready है सभी डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज को हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। जो हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं वो मुझे लेजर में शो नहीं करना है, मुझे उसको शो करना है थ्रू जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले देखो हमें दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। यस, सन्ड्री क्रेडिटर्स इज अवर एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्रेडिटर्स को मुझे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेजर में नहीं। हम वो ट्रांसफर शो करेंगे इन जर्नल। तो याद करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी है इसलिए हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में। किस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट के। जब हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर होने वाला है। दैट मीन्स इसको मुझे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होने वाला है, इसीलिए जर्नल में मुझे रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जर्नल में हम क्या करेंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट लाइन में होता है तो फर्स्ट लाइन हम ब्लैंक रखेंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखे जाते हैं क्योंकि वो लायबिलिटी में दिया है। तो जर्नल एंट्री में मुझे रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, जिस अकाउंट के हम डेबिट में अगर पोस्ट करते हैं दैट मीन्स वो जर्नल में डेबिट ही हुआ है। जिस अकाउंट के क्रेडिट में हम पोस्ट करते हैं उस अकाउंट जर्नल में वो अकाउंट क्रेडिट ही होता है। क्रेडिटर्स हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को हमने जर्नल में किया क्रेडिट, बट मुझे डेबिट भी देना पड़ेगा। जितना टोटल डेबिट क्रेडिट उतना टोटल हम देंगे डेबिट। फिर 21,000 हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन से अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिटर्स का, इसलिए हम डेबिट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री पास हुई, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, जो भी बैलेंस शीट में अकाउंट्स है उनके बैलेंसेस को मुझे नील करना है, जीरो करना है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जितनी भी
ताकि इस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाए। तो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी है तो हम इसे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो हमें जर्नल में रियलाइजेशन अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट। क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय सेंट्री क्रेडिटर्स, दैट मींस डेबिट किया हमने सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट। नाउ राइट डाउन द नरेशन इन एक्सटर्नल लायबिलिटी, external liability transfer to realization account. B external liability transfer to realization account. Next liability is wise loan. Why partner है? पार्टनर का लोन हम प्रिपेयर करते हैं। जब हम पार्टनर का लोन में याद करने प्लेजर ना, जब मैं पार्टनर का लोन प्रिपेयर करती हूँ तो पार्टनर्स लोन का बैलेंस हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लायबिलिटी है इसलिए हम ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या हम ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन की कोई एंट्री हम फॉर्म कर सकते हैं? नो, इट इज जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। कोई भी ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री पास नहीं होती। तो ये ब्रॉट डाउन वाइज लोन जो हम वाइज लोन में ट्रांसफर करेंगे इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री ऑन द लायबिलिटी साइड इज रिजर्व फंड। रिजर्व फंड इज इंटरनल लायबिलिटी, इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो पार्टनर्स को हमने अभी तक कुछ रीजन से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंगस्ट पार्टनर्स। ये रिजर्व फंड हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो रिजर्व फंड टोटल अमाउंट इज 20,000। तो दिस 20,000 को डिवाइड किया जाएगा अमंगस्ट एक्स, वाई एंड जेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 5:3:2। तो डिवाइड 20,000 into 5/10, 20,000 into 3/10 and 20,000 into 2/10। 10 कहाँ से आया? 5+3+2। रेशियो का टोटल डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 2000 into 5, अगर हम चेक करते हैं तो 10,000, 6,000 and 4,000 ये आता है रिजर्व फंड का शेयर। अब ये रिजर्व फंड लायबिलिटी में है तो मुझे इसको कहीं ना कहीं क्रेडिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। किस अकाउंट के क्रेडिट में हम ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन की पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्यों? क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है। दैट मींस दिस अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड इज पेएबल टू पार्टनर्स। हमें वो पार्टनर को डिसोल्यूशन के वक्त पेएबल है। एंड क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। जिसको आपको जो भी अमाउंट पेएबल है वो पर्सन को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल कहता है डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। ये रिजर्व फंड का शेयर x को कितना पेएबल है? 10,000। y को कितना पेएबल है? 6,000। z को कितना पेएबल है? 4,000। दैट्स व्हाई इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेजर याद करो, हम रिजर्व फंड क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में जाता है, बट लॉजिक बिहाइंड दिस इज दिस अमाउंट इज पेएबल टू पार्टनर्स एंड द रूल सेज क्रेडिट टू मनी इज पेएबल। ये पेएबल किस किस को है? x, y, z को है, तो तीनों को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम डेबिट के लिए स्पेस ब्लैंक रखते हुए हम रिकॉर्ड करेंगे x कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, y कैपिटल अकाउंट क्रेडिट and Z's capital account credit. This reserve fund amount is payable to X, Y, Z. Credit to home money is payable तो X, Y, Z को हमने किया क्रेडिट। X को 20,000 में से शेयर मिलेगा 10,000, Y को payable amount is and Z को payable amount is 4,000. 10,000, 6,000 and 4,000 this amount is payable to partners, but ये अमाउंट है किसकी? रिजर्व फंड की है, तो डेबिट करेंगे रिजर्व फंड अकाउंट। याद करो हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिखते थे बाय रिजर्व फंड। जो बाय होता है वो हमेशा डेबिट होता है। जितना टोटल क्रेडिट उतना टोटल डेबिट। नाउ राइट डाउन द नरेशन। बी रिजर्व फंड transfer to
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Then next entry is capital account of X, Y and Z। ये balances X, Y, Z से related है, तो हमें ये X, Y, Z capital account में transfer करना पड़ेगा। Capital में हम capital नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? ये balances balance brought down। क्या brought down की कोई journal entry पास होती है? नहीं, तो इसकी कोई भी journal entry आपको record करने की जरूरत नहीं है। एक बार starting से liability side check करो। Liability में first entry आपको दी है sundry creditors। Creditors is our external liability, that's why this creditor is transferred to realization account। ये creditors account मुझे realization account में transfer करना पड़ेगा on the credit side as it is given on the liability side। तो liability में तो realization के credit में transfer होगा, इसलिए हमने जर्नल में realization को क्रेडिट किया। जिस अकाउंट में आप जिस साइड रिकॉर्ड करते हो वो जर्नल में होता है डेबिट क्रेडिट, उसके अनुसार रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर किया तो हमको रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ा। क्या ट्रांसफर हुआ है? क्रेडिटर्स, इसलिए डेबिट किया क्रेडिटर्स, दैट्स व्हाई एंट्री विल बी सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट एंट्री गिवन इन द क्वेश्चन इज वाइज लोन। वाइज लोन एज इट इज अवर इंटरनल लायबिलिटी, तो हमें इस अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ा एंड वाइज लोन बैलेंस हमने वाइज लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा लेजर में। जब हम वाइज लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ये वाइज लोन का बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से ट्रांसफर होता है एंड ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते, इसीलिए हमने इसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया। Next entry is reserve fund. Reserve fund means undistributed profit, that profit distributed amongst partners in their profit sharing ratio। इसलिए हमने X, Y, Z में 5:3:2 में डिवाइड किया। ये रिजर्व फंड मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस रिजर्व फंड अमाउंट इज पेएबल टू X, Y, Z एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन के वक्त हमें ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देना है, वही हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया। क्रेडिट टू मनी इज पेएबल, X, Y, Z अकाउंट को क्रेडिट किस रूल से किया? टू होम इट इज पेएबल एंड रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए रिजर्व फंड अकाउंट को डेबिट किया। नेक्स्ट एंट्री इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बैलेंसेस हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में X, Y, Z में, पर हम क्या लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल में हम कैपिटल का नाम नहीं लिख सकते। ये बैलेंस है, उनका ओपनिंग बैलेंस है, तो ये जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। बट ब्रॉट डाउन कैरी डाउन की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, इसीलिए हमने उसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया। सबको समझाया। आगे देखते हैं एसेट्स। हमें क्या करनी है? सारी एसेट्स हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन। बट कौन सी एसेट जो रियलाइजेबल होती है, जो कैश में कन्वर्ट आप कर सकते हो, ऐसी एसेट्स हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन। चेक करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, यस इट इज अ रियलाइजेबल एसेट। इन्वेस्टमेंट, यस रियलाइजेबल। स्टॉक रियलाइजेबल। डेटर से भी हम रियलाइज करते हैं। आरडीडी को हम अदर इफेक्ट शो करते हैं। देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हम अभी फिलहाल पोस्ट नहीं करते, हम पहले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। मशीनरी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, स्टॉक, डेटर्स आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ऑल दिस रियलाइजेबल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक एक हम एंट्री पोस्ट करते हैं, बट हम क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर की एंट्री, इन्वेस्टमेंट को सेपरेटली, स्टॉक नहीं, हम करते हैं कंबाइंड एंट्री, क्योंकि हम एक साथ ट्रांसफर करते हैं, सेम डे ट्रांसफर करेंगे तो उसकी डेट भी सेम रहेगी, ट्रांजैक्शन भी सेम है, तो हम उसको कंबाइंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज असेट्स हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों डेबिट में? क्योंकि वो असेट है। असेट शोज डेबिट बैलेंस, तो मुझे उस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करना है, और इसीलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, करेंगे सभी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट को पहले हम सिर्फ असेट्स को लेकर के आ रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल में हमने किया डेबिट।
क्या क्या लेकर के आ रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 20,000, तो इन फ्रंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पोस्ट करेंगे अमाउंट 20,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, on the credit side, क्योंकि ये लेजर जर्नल में क्रेडिट हो रहा है, टू स्टॉक अकाउंट 30,000, टू डेटर्स एंड आरडीडी, दोनों एक साथ हम नहीं लिखते, हम डेटर्स को रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट करते हैं विद ओरिजिनल अमाउंट, दैट इज इनर कॉलम अमाउंट। देखो कितना है 18,000, तो डेटर्स ट्रांसफर किए जाएंगे 18,000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड आरडीडी को माइनस का इफेक्ट शो करने के लिए हम कहाँ शो करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, उसको हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं। अभी हमने रियलाइजेशन के डेबिट में कि डेटर्स कितने ट्रांसफर करने पड़ेंगे 18,000, कैश बैंक को तो बैंक अकाउंट में पोस्ट होगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो all realizable assets are transferred to realization account at their book values. So take the total of credit journal, $76,000. Now write down the narration B. All realizable assets are transferred to realization account. All realizable assets are transferred to realization account. Next is RDD. RDD को भी मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में, बट रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम RDD को ट्रांसफर करेंगे तो वो असेट में से लेस किया है, और डेटर्स हमने डेबिट में ट्रांसफर किए हैं रियलाइजेशन के, तो RDD को हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, और इसीलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करना है तो जर्नल में हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा विद 1,000 अमाउंट। ये 1,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस अकाउंट का बैलेंस है, आरडीडी, इसलिए डेबिट करेंगे आरडीडी अकाउंट। तो सेपरेटली हम आरडीडी को ट्रांसफर की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इन जर्नल आल्सो बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर्स रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर होते हैं एट देयर बुक वैल्यू, ओरिजिनल बुक वैल्यू 18,000, आरडीडी को हम माइनस के इफेक्ट शो करने के लिए ट्रांसफर करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, दैट्स व्हाई हमने रियलाइजेशन को किया है क्रेडिट, आरडीडी बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए आरडीडी अकाउंट डेबिट। नाउ अब देखो नेक्स्ट टू एंट्रीज, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जब क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया जाता है तो हम कैश अकाउंट ओपन करते हैं, जब क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया जाता है हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, बट इस क्वेश्चन में दोनों दिए हैं तो दोनों अकाउंट ओपन करेंगे क्या? नो, दोनों में से हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं लेजर में? बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस कितना है? 3,000। दैट बैंक बैलेंस जो बैंक अकाउंट में मुझे लिखना है वो हम शो करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ब्रॉट डाउन की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। कैश बैलेंस इज आल्सो ट्रांसफर्ड इन बैंक अकाउंट ओनली। ये जो कैश बैलेंस है ये भी कैश मुझे किस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है? बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करनी है, क्योंकि कैश और बैंक एक ही जगह हम शो करते हैं डिसोल्यूशन में। इसका क्या मीनिंग है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो भी कैश अवेलेबल थी, जो भी कैश इन हैंड थी, जो भी फॉर्म के कैश बॉक्स में कैश थी, उन्होंने वो कैश डिसोल्यूशन के समय कहाँ ट्रांसफर कर दिया? बैंक अकाउंट में, यानी उन्होंने अपनी कैश बैंक में डिपॉजिट कर दी। कितनी कैश इन हैंड थी? 2,000 था,
42,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक में कैश बैलेंस हम कैश के नाम से लिख सकते हैं, बट बैंक में बैंक बैलेंस हम बैक टू बैंक करके नहीं लिख सकते, तो बैंक में बैंक का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए बैंक का बैलेंस हमने लिखा बैलेंस ड्रॉप डाउन के नाम से। कैश का बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे बैंक में, तो हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट के नाम से। दैट मींस जो भी कैश थी वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, देखो बैंक ने डेबिट में लिखा। कैश इज गोइंग आउट फॉर द फर्म, इसलिए कैश को हम करेंगे क्रेडिट और इसीलिए इसकी एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सिर्फ ड्रॉप डाउन कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती, बाकी सारी एंट्रीज आपको जर्नल में रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। ये क्या शो कर रहा है कि जो भी कैश इन हैंड थी वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसलिए नरेशन भी लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। जो भी कैश इन हैंड थी वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक में असेट सेल का पैसा आएगा, लायबिलिटीज पेड का अमाउंट पे किया जाएगा, वो बैंक के थ्रू हम करेंगे। ठीक ना, नेक्स्ट इज अब हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के लिए जो हमने ये सेकंड पेज पे रूलिंग किया है, इसके नेक्स्ट पेज पे हम बनाएंगे वर्किंग नोट, फर्स्ट वर्किंग नोट फॉर असेट। वर्किंग नोट first for asset in two parts, sold or realized, and second part is taken by partner. Now first complete the chart for asset। पहले आप कंप्लीट करेंगे asset का चार्ट, सभी कंप्लीट करेंगे। दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1 इन्वेस्टमेंट्स, द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन बाय मिस्टर एक्स एट बुक वैल्यू, क्रेडिटर्स वाइज लोन रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये सब लायबिलिटी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट 2 पॉइंट प्रिपेयर चार्ट फॉर असेट। Asset का चार्ट कंप्लीट। The assets realized as under investment stock debtors, हम इसको realized में लिखा, but plant and machinery is taken over by X steps by, हमने उसे taken by partner के नीचे लिखा। ठीक, तो assets के चार्ट से हमें 2 एंट्रीज कंप्लीट करनी है। फर्स्ट assets realized and second asset taken over by partner। सबसे पहले ये दोनों सेल ही है, हमने ये मार्केट में सेल किया, नहीं तो पार्टनर को सेल किया। सेल दैट मींस इट इज अवर इनकम, और वो इनकम है, इसलिए दोनों एंट्रीज में रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सबसे पहले हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं 44,000 की, तो 44,000 की एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट एज इट इज इन फॉर द बिजनेस। क्यों इनकम है, क्योंकि ये असेट हमने मार्केट में सेल की, सेल इज अवर इनकम, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम कोई इनकम अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट ओपन नहीं करते, सारे एक्सपेंस इनकम के लिए हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैंने लाइव में सेपरेटली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, तो रियलाइजेशन इनकम होने के कारण हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा, और इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। बट दिस 44,000 असेट्स हमने सेल की है ना,
सेल करेंगे मार्केट में तो इमीडिएट पैसा मिला होगा, बट फर्म का सारा कैश अब कहाँ पे है, बैंक में है, इसलिए इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जाएगा तो बैंक इज रिसीवर ऑफ कैश, बीइंग असेट्स सोल्ड और बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स सेल सोल्ड भी लिख सकते हैं और असेट्स रियलाइज्ड भी लिख सकते हैं। Then next entry is asset taken over by partner. Taken over means asset sold to partner. हमने पार्टनर को सेल किए, सेल ही है ना, तो that means it is our income. इनकम है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को सबसे पहले डिसीजन दे दो, क्रेडिट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 20,000 कर दिया क्रेडिट। बट ये हमने कस्टमर को सेल किया या पार्टनर को, पार्टनर को, तो ये अमाउंट हमें पार्टनर से कैपिटल में एडजस्ट करनी है ने क्या कि ये अमाउंट हम पार्टनर से फ्यूचर में रिकवर करेंगे। तो डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, ये अमाउंट मुझे पार्टनर से रिकवर करनी है, दैट्स व्हाई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, सोल्ड टू पार्टनर लिख सकते हैं, बीइंग असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। देन असेट्स तो पूरी सेल हो चुकी है। नाउ प्रिपेयर चार्ट फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर, paid by firm or paid by partner. Now, next, कौन सी एक्सटर्नल लायबिलिटी थी? एक्सटर्नल लायबिलिटी मैंने लिखा है एक्सटर्नल, चेक करते हैं लायबिलिटी साइड, कौन सी एक्सटर्नल लायबिलिटी थी? क्रेडिटर्स था, वाइज लोन इंटरनल था, रिजर्व फंड इंटरनल था, कैपिटल अकाउंट्स इंटरनल थे। हमारे पास एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर्स। क्या किया क्रेडिटर्स का? सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड मिस्टर वाई लोन, ये तो इंटरनल है, और पेड इन फुल, फुल यानी हमको फुल पेमेंट किया, बट किसने पे किया? एक्स वाई जेड, कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट मींस पेड बाय फर्म, सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड इन फुल। तो हाउ मच इज क्रेडिटर्स? 21,000, तो पेड बाय फर्म 21,000। नेक्स्ट, वाइज लोन को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹1,000 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, इस फर्म को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने पड़े 1000, इसने पे किया, मेंशन नहीं है, दैट मींस पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000, टोटल अमाउंट पेड बाय फर्म इज 22,000, तो इसको मुझे रिकॉर्ड करना है। दिस लायबिलिटीज are paid by firm, ये liabilities को फर्म ने पे किया तो ये एक्सपेंस हुआ, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 22,000। टू, पेमेंट करेंगे तो कैश इज गोइंग आउट, बट इंस्टेड ऑफ कैश बैंक अकाउंट करेंगे क्रेडिट। बीइंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेड बाय फर्म, being external liabilities paid by firm. Then next is, अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेमेंट करने के बाद बारी है पार्टनर्स की, बट पार्टनर्स को सबसे पहले पे करेंगे लोन अगर लिया है। यस, हमने वाई से लोन लिया था। हाउ मच ऑफ लोन अमाउंट इज, लोन का अमाउंट कितना था, कितना है 5,000। क्या हमने फुल पेमेंट किया, पार्ट पेमेंट किया या एक्सेस पेमेंट किया? आपको पॉइंट नंबर 3 में दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड मिस्टर वाइज लोन वर पेड इन फुल, हमने उनको फुल पेमेंट किया। पेमेंट करेंगे तो कैश इज गोइंग आउट, राइट, तो कैश की जगह पे बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 5,000, बट ये 5,000 जो पेमेंट हुआ टुवर्ड्स वाइज लोन अकाउंट डेबिट, being wise loan paid,
बार भी एंट्रीज आने वाली है। हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करते हैं। वो ट्रांसफर की भी एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो आ जाओ सभी लाइव क्लास में, हम इसको एक एक अकाउंट को किस तरीके से प्रॉफिट लॉस की एंट्री पास करनी है, किस तरीके से सेटलमेंट की एंट्री पास करनी है, वो हम देखेंगे लाइव में। तो सभी आएंगे अभी लाइव सेशन में और प्रॉफिट लॉस और सेटलमेंट की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो आ जाओ सभी लाइव में। थैंक यू।